नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट कनाडा की फेडरल कोर्ट्स की 3 जजमेंटें आई हैं, जो कि तीनों की तीनों ये जजमेंटें एप्लीकेंट के फेवर में आई हैं, जो उन्होंने वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाली थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंटें हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मैं खुद भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए, और लेटेस्ट जो भी जजमेंटें आती हैं उनको हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो इनके अंदर उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें या डीएलआर, जिसको हम डोमिनी लॉ रिपोर्ट्स कोट करते हैं, जब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालते हैं, उनको भी हम रीड करते हैं। रीड करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो ये मेरे लिए केस स्टडीज़ हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का कभी भी कोई केस आता है तो हम उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। आइदर उसकी कोई इंटरव्यू आ गई है जहाँ बच्चे के ऊपर बैन लग चुका है, तो अभी अगर उसको कैनेडियन अथॉरिटी ने PFL इशू किया है, प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर इशू किया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू ब्रीच एंड लैक ऑफ PFL के कारण ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अलो हुई हैं। तो ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं, उसको देखने के बाद हम अनदर जो कनाडा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ को अप्लाई करते हैं। अगर वो रिफ्यूज़ होते हैं यहाँ से, अगर हमने उनको दोबारा रीअप्लाई करना होता है, उसके अंदर इस टाइप की जजमेंटों को भी कोट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो पाए। तो ये तीनों जो लेटेस्ट जजमेंटें हैं, कौन किस किस से रिलेटेड है? पहली जजमेंट के अंदर एक बच्चे ने अपना कनाडा का वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन उसका वीज़ा रिफ्यूज़्ड हो गया। रिफ्यूज़ल का रीज़न लिखा गया कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर लगाया था वो फेक था, दैट रीज़न वी आर गोइंग टू रिफ्यूज़, और साथ में उसको 5 साल का बैन लगा था। तो उसने अपना जो केस है वहाँ की फेडरल कोर्ट के अंदर डाला था, वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो अलो हुई थी। तो 2 ये केसेस ऐसे हैं। ये है ओपन वर्क परमिट वाले, इनके स्पाउस वहाँ पर हैं ऑलरेडी। आइदर वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर था, तो दूसरा वर्क परमिट के ऊपर था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर एक बच्चे ने 3 बार अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, तीनों बार वो रिफ्यूज़ हुआ। 4th टाइम उसने अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया, वो भी रिफ्यूज़ हुआ, और साथ में उसके ऊपर बैन लगा है, और साथ में 5 साल का बैन लगा है क्योंकि उसकी अम्बेसी की इंटरव्यू आई थी। जो तीसरा केस है वो भी सिमिलर केस है, उसको भी स्पाउस का केस था, उसको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चंस बच्चा प्रॉपर नहीं बता पाया, उसके कारण रिफ्यूज हुआ है। तो जब हमारे पास कोई भी स्पाउस केस आता है, मैंने फिर बताया वी आर टेक्निकल, अगर आपकी इंटरव्यू भी आ चुकी है, हमारे पास इस टाइप का डाटा रहता है, हम बच्चे को बताते हैं कि भैया अभी आपकी इंटरव्यू आई है, वीज़ा ऑफिसर ने कहाँ तक जाना है, ये क्वेश्चन पूछने, आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, तो तब जाकर वो इंटरव्यू क्लियर होती है। अभी आप चलते फिरते एजेंट से अपने फैमिली रियूनियन केसेस, ओपन वर्क परमिट वाले केसेस अप्लाई कर देते हैं, कल इंटरव्यू आ जाए या वहाँ पर आपको वो रिफ्यूज़ कर दे, तो उसके बाद क्या आपका वो कंसल्टेंट के पास इतनी पावर है कलम में वो 3-4 पेज का एक रिप्रेजेंटेशन ही एम्बेसीज को डाल दें, जहाँ उसके पास ऐसी नॉलेज है वो इस टाइप की जो जजमेंटें आई हैं फेडरल कोर्ट की, वो आपके केस में कोट करे जब उसने दोबारा रीअप्लाई करना है? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ना थोड़ा है, प्रमोशनें करनी है, वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेवरेबल जजमेंटें हैं इसके अंदर। मतलब मैं उन जो सॉलिसिटर हैं, जिन्होंने बैरिस्टर्स ने इन केसेस को रिप्रेजेंट किया, उनको सल्यूट है मेरी ओर से। उन्होंने इसके अंदर वहाँ की जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंटें रही हैं उनको कोट किया है, और उसके कारण ये चीज़ें, ये इनको इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अलो हुई है। तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं इसके अंदर कोट की हैं, उनको भी रीड किया है, उसको भी पढ़ने के बाद बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही नॉलेज बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें हम जब भी कनाडा का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं, आप एक जेन्युइन है, तो इस वे से भी लेने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो मैंने जजमेंटें आपको बताई हैं, इनको वहाँ पर जब हम डाल देते हैं 1-1 साल लगता है, और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं। और एक्सपेंसेस क्या है? 4-4 हज़ार कनेडियन डॉलर के,
क्योंकि वहाँ के लॉयर ने करना है, मेरे जैसे ने तो करना नहीं है, जो वहाँ का एडवोकेट है, वहाँ का सोलिसिटर है, तो फिर जाके आपका डिसीज़न आना है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आपका डिसीज़न आपके फेवर में आए, अभी डिपेंड है जज के ऊपर, आपके लॉयर के ऊपर। वो आपका लॉयर कितना कम्पिटेंट है, जिसने आपका केस रिप्रेजेंट किया है उसने कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए थे, जब आपने अपनी जो फेयरनेस का लेटर आता है प्रोसीजरल फेयरनेस का, तो उसके बाद आपने किस वे से रिप्रेजेंटेशन डाली थी, जब आपने अप्लाई किया था कैसे ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए थे, जब आपने अपना ये केस वहाँ की फेडरल कोर्ट में डालना है, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट है वो ही कर सकता है जो आपका कम्पिटेंट कंसल्टेंट है। अभी ये है, इसके अलावा ऐसे केसेस की जो रिव्यू है रिजेक्ट भी होती है, वो भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जो डिसीजन है वो वहाँ के जज ने देना है। जैसे मैं यहाँ पर भी बताता हूँ, देयर इज़ नो गारंटी एंड वारंटी फॉर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। इसी तरीके से इसमें ये नहीं है कि अभी मैंने 3,000 या 4,000 डॉलर कैनेडियन खर्च दिया है कि अभी मेरे फेवर में आ जाएगा, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कितने जेन्युइन हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं। तो अभी मैं आपको एक तो 22 पेज की जजमेंट है, मैं तो थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप पढ़ेंगे ना, आपका दिल करेगा अगर ये 100 पेज की भी हो ना, मैं इसको कंप्लीट करके पढ़ के ही फिनिश करूं, बीच में ना छोड़ूं। तो ये 5 पेज की जजमेंट है, ये भी मेरे पास है पढ़ी हुई, और ये 8 पेज की जजमेंट है। जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं कौन से मिस रिप्रेजेंटेशंस के कारण, जिसमें आपका पैराग्राफ 41A और 42A लगता है, वीज़ा भी रिफ्यूज़ होता है, साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन का भी रीज़न लगता है, तो उस तब हम इस टाइप की चीज़ों को करते हैं, वहाँ की कोर्ट में डालते हैं। तो मैं थोड़ी सी ये जजमेंट आपको बताऊंगा कि ये जजमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। तो ये 5 पेज की है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये पंजाब का ही है लड़का, मैं इसका टाइटल बताऊंगा। इसका टाइटल में है मिस्टर सिद्धू जी है, और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन रिस्पोंडेंट है, एप्लीकेंट है मिस्टर सिद्धू। और ये जो जजमेंट आई है वो आई है 2020, ये 22, ये अभी मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको सारे का सारा, तो फिर आप इसको देखना। इसके अंदर मिस्टर सिद्धू सीक्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डिसीजन डेटेड सो एंड सो मेड बाय द वीज़ा ऑफिसर वर्किंग इन हाई कमीशन ऑफ न्यू दिल्ली refusing his application for work permit. The application was made pursuant to the Immigration and Refugee Protection and so and so. The applicant is a citizen of India. He applied for a work permit to allow him to work in Canada as a companion of senior person. तो वहाँ पर नैनी के लिए जा रहा था। In support of his application, he submitted a reference letter from Dr. so and so who was employed at सो एंड सो हॉस्पिटल। तो उसने साथ में एक रेफरेंस लेटर लगाया था किसी डॉक्टर का जहाँ पर वो वर्किंग कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द, फिर क्या हुआ कि उसने अपने GCMS कोड वहाँ से अरेंज करवाया, GCM जहाँ जिसको हम कैप्स नोट कहते हैं, वो निकलवाए। ए वीज़ा ऑफिसर आइडेंटिफाइड बाय द इनिशियल GS, जो वीज़ा ऑफिसर था उसका वहाँ पर नाम एज ए GS मैंशन किया हुआ था। कॉन्टेक्टेड द सो एंड सो हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट द रेफरेंस लेटर। तो उस वीज़ा ऑफिसर ने उस कंसर्न हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट किया, एंड द GSCC नोट रिकॉर्ड दैट हिज दिस ऑफिसर स्पोक विद डॉक्टर सो एंड सो हु एडवाइज दैट देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय नेम्ड सो एंड सो शोन इन द हॉस्पिटल रिकॉर्ड। तो जब वीज़ा ऑफिसर ने उस हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट किया, तो आगे जिस डॉक्टर ने फ़ोन उठाया उसने बताया कि इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करता है। डॉक्टर सुजेस्टेड दैट द ऑफिसर कॉन्टैक्टेड टू डॉक्टर सो एंड सो। तो उस डॉक्टर ने साथ में ये भी बताया कि आप इस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें जो कि जिसने इस लेटर को इशू किया है, वो ही इसका जवाब दे पाएगा। तो द ऑफिसर डिड नॉट स्पीक विद डॉक्टर सो एंड सो, बट जो वीज़ा ऑफिसर था उसने उस डॉक्टर को से कॉन्टैक्ट नहीं किया, बट ए प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर, फिर बता दिया ये जो PFL है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर डेटेड सो एंड सो वाज सेंट टू द एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट को वो प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर भेज दिया।
डेटेड 16, उसके अंदर उसने क्या लिखा, अपन रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन एंड आफ्टर कंडक्टिंग ए वेरिफिकेशन आई हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट योर लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम सो एंड सो हॉस्पिटल स्टेटिंग यू वर्क एज ए सो एंड गेटिंग सो एंड सो सैलरी पर मंथ सिंस सो एंड सो इज़ फेक। उसने साथ में लिखा कि वो फ्रूडुलेंट और फेक डाला पाया गया, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट फॉर्म ए की पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन टू इंटर कनाडा एज ए वर्कर, जो कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था आपकी एप्लीकेशन में, जिसके कारण आपने कनाडा में इंटर होना था। आई एम द कंसर्न दैट दिस misrepresentation was liable to induce an error in administration of Immigration and Refugee Protection Act. The applicant responded to the procedural fairness by sending an affidavit. तो एप्लीकेंट ने उस PFL लेटर का रिस्पॉन्स दिया एक एफिडेविट के थ्रू न्यू दिल्ली हाई कमीशन को। इन द एफिडेविट declared on so and so date the applicant asked for documents supporting the concern about his reference letter. In the negative decision, the officer found that the applicant had made a misrepresentation and was inadmissible to Canada pursuant to paragraph so and so 41A लगाया इसके ऊपर। अगर 2A लगाता तो साथ में 5 साल का बैन भी होना था, उसने 41A ही लगाया है, वीज़ा ही रिफ्यूज़ किया है मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण। अमंग अदर थिंग द एप्लीकेंट आर्गू द ऑफिसर ब्रीच्ड हिज राइट टू प्रोसीजरल फेयरनेस फेलिंग टू डिस्क्लोज टू हिम इन द प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीफोन कॉल टू डैश हॉस्पिटल। तो उसने प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर के अंदर ये नहीं बताया था, किसने, वीज़ा ऑफिसर ने, कि उसने वहाँ पर कॉल की थी, इस डॉक्टर से उसने संपर्क किया था। तो ये भी एक लैक ऑफ और ब्रीच ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस है, ये भी इस अपील के अंदर लिखा गया। जो जिस सोलिसिटर, जो जिस एडवोकेट के थ्रू ये उसने अपील की। द एप्लीकेंट आल्सो सबमिट दैट द डिसीजन इज़ अनरीजनेबल। तो एप्लीकेंट ने ये भी कहा कि जो आपने रीज़न दिया है वो अनरीजनेबल है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन आर्गू दैट देयर वाज नो ब्रीच ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो रिस्पोंडेंट था, जो इमिग्रेशन थी, जो IRCC है, उसने कहा कि हमने इसमें कोई भी ब्रीच ऑफ प्रोसीजर नहीं किया है, हमने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट लिया है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। उसके बाद इश्यूएंस ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस आर रिव्यूड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस। अभी इसके अंदर एक जजमेंट कोर्ट की है उस एडवोकेट ने, वो जजमेंट है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 339। वो किसकी है, कनाडा मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन वर्सेस खोसा 2009। अगर ये आप जजमेंट देखेंगे, इसके अंदर आपको देख के आइडिया आ जाएगा कि जो डिसीज़न इस एप्लीकेशन के ऊपर लिया है मिस रिप्रेजेंटेशन का IRCC ने या कैनेडियन अथॉरिटी ने, वो गलत है। मैंने ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट पढ़ी है, और इसने एक इसके अंदर एक जजमेंट दी है DLR, जिसको हम डोमिनो लॉ रिपोर्ट कहते हैं, वो भी इसके अंदर दी है। उसको भी मैंने पढ़ा। उसको भी पढ़ने से ये लगता है कि जो वीज़ा ऑफिसर ने है उसके साथ फेयरनेस नहीं किया है, उसके साथ प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। इन माय ओपिनियन देयर वाज ए ब्रीच ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस। अब बता भी दिया, जज ने बता दिया। द मैनर इन विच द ऑफिसर डेल्ट विद द एप्लीकेंट एप्लीकेशन, उसने बता दिया कि ये जो प्रोसीजरल फेयरनेस के मैनर के अकॉर्डिंग एप्लीकेंट से डील नहीं किया है वीज़ा ऑफिसर ने। द ऑथर ऑफ द प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर डिड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेसिक ऑफ हिज कंसर्न अबाउट द एप्लीकेंट रेफरेंस लेटर। मैंने फिर बता दिया, विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट किसी भी चीज़ को मानता नहीं है, और वो कोर्ट कचहरियों में ये है, वो देखा जाता है कि एप्लीकेंट को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं अगर उसका कोई वीज़ा हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ही डिड नॉट क्लियर से वेयर वर द क्रेडिबिलिटी कंसर्न। द ऑफिसर हु डिनाइड द एप्लीकेशन वर्क परमिट एप्लीकेशन मेड ए नेगेटिव क्रेडिबिलिटी फाइंडिंग विच लेड टू मिस रिप्रेजेंटेशन फाइंडिंग विदाउट इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ द क्रेडिबिलिटी कंसर्न वाज made clear to the applicant. The consequences of the misrepresentation finding are significant for applicant. While no person seeking a benefit under the act is entitled to a positive outcome, he or she is entitled to fair treatment. Nothing in section 416 of act displays with obligation. It is not necessary for me to address the argument about the reasonableness of decision detail. A decision made in breach of procedural fairness cannot meet the standard of reason. इन द रिज़ल्ट, लास्ट में जो कोर्ट ने
डिसीजन दिया। इन द रिजल्ट द एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड, जो जुडिशियल रिव्यू के लिए उसको अलाउ कर दिया। द डिसीजन ऑफ द ऑफिसर इज सेट असाइड एंड मैटर इज रेमिटेड टू अनदर ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन। फिर अनदर ऑफिस को अलाउ किया गया, जो उसका डिसीजन था उसको कोर्ट ने कहा है कि गलत है, जो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। अभी जो इसकी जो रिव्यू है उसको अलाउ किया जाता है और अनदर वीज़ा ऑफिसर को दिया जाता है इसको दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर सर्टिफिकेशन अराइजिंग। तो इस टाइप की जजमेंटें हम पढ़ते हैं। आने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की है चाहे वहाँ की फेडरल कोर्ट की है, वो भी हम आपकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं। अगर आप एक जेन्युइन है, आपका केस बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आपने अपना केस स्पेशली कनाडा का अप्लाई करना है, टेक्निकल लोगों के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे आपका केस बार बार रिफ्यूज़ हुआ है, चाहे आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। और क्राउन इमिग्रेशन को भी बहुत अच्छा नॉलेज है। कनाडा के भी हम रेगुलर केसेस अप्लाई करते आ रहे हैं। अगर आपने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है, आपका केस 2 बार 4 बार भी रिफ्यूज़ है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो एक बार हमें भी कंसल्ट करें। आपका केस देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि अब फर्दर आपको यहाँ पर अपना केस दोबारा रीअप्लाई करना चाहिए, जहाँ आपको वहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना चाहिए वहाँ के फेडरल कोर्ट में। अगर आपको बैन भी लग चुका है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके पास पेशेंस हैं और आप पैसे खर्च सकते हैं, वहाँ की फेडरल कोर्ट के थ्रू भी आप IRCC को, कैनेडियन अथॉरिटी को कोर्ट में भी घसीट सकते हैं, अगर आप एक जेन्युइन हैं। तो मैं हर एक वीडियो में भी ये भी बताता आ रहा हूँ कि जब भी आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किसी भी फेक डॉक्यूमेंट को यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ पर जितनी भी एम्बेसी इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर, वो इसीलिए खोली गई हैं कि वो इंडियन को वीज़ा दें अगर वो एक जेन्युइन विजिटर है या स्टूडेंट है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।